सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल सही हूँ। और सभी का स्वागत है मेरे चैनल युवान एडुसर्व पर। मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले चैनल विज़िट देख लीजिए। चैनल पर आपके लिए बहुत कुछ है। युवान एडुसर्व पर आप देख रहे हैं, ये आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। टॉपिक ओरिएंटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। क्विज़ मेरी स्पेशलिटी है, तो आपको किसी भी कंपटीशन को देने के लिए आपके जो भी क्विज़ है वो सीज़न 2 में बना करके लाने वाला हूँ। चाहे आईटी, जेई, सीयूईटी, नेट, आपका एनडीए, सीडीएस, जिस भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो भी है वो सारे आपको आपके उसके लिए क्विज़ में सीज़न 2 बना करके लाने वाला हूँ बहुत जल्द। आप मज़ा आ जाएगा आपको। आप मेरे चैनल से जुड़िए, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इतना ही सपोर्ट आपको बस करना है। मुझे कोई आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और जो भी ज़रूरतमंद है उनको देने के लिए। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन लोगों के लिए थैंक्स, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने डोनेशन दिया विजय किरण फाउंडेशन को। जो आप देख रहे हैं क्यूआर वगैरह है पेटीएम का, जिसके तहत हम गरीबों की सेवा कर पाते हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद कर पाते हैं। जो जानवर छूटे पड़े हुए हैं रोड पर, उनके लिए वेटनरी के डॉक्टर्स का हम लोग इंतज़ाम कर पाते हैं। ठीक है, तो जो ज़रूरी है, जो हम लोग का जीवन है, जो लोगों का मदद करने के लिए जो बना हुआ है ना, वो हम लोग को मदद करना है किसी भी तरह का अंशदान करके। जो लोग डोनेट करेंगे वो सीधा स्टेट जाएगा मदद के लिए, ज़रूरतमंदों का मदद के लिए। तो उनके लिए बहुत धन्यवाद जिन्होंने मदद किया, और जो मदद करना चाहते हैं वो प्लीज़ इस पर डोनेट कर सकते हैं। चलिए, युवान एडुसर्व पर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। आइए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर। क्लास 10 के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर है डेवलपमेंट। हम लोग आज उसको पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा है सिंपल सा मेरा फंडा रहता है कि एनसीईआरटी सामने रखे, पेन पेंसिल सामने रखे। जो नए चैनल पे आए हैं, ठीक है, ये उनके लिए। जो पुराने हैं मेरे चैनल पर हैं वो जानते हैं मेरा पैटर्न किस तरह से है। तो खैर, फिर छोटे में फिर से दोहरा दूं कि भाई एनसीईआरटी रखिए सामने, पेन पेंसिल सामने रखिए, और जो कोई भी है, जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि वो आराम से बैठ करके इसे कंप्लीट पूरा वीडियो देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने पर वो चेनिंग टूट जाएगा आपका, और वो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी बात पूरी समझना है, आपको पूरा वीडियो आराम से बैठ करके देखना है। इस वीडियो को देख लिया, आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप 100% सिक्योर करने में, मार्क्स सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ये मेरे चैलेंज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। We have aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. हमारे पास एक आइडिया, जो डेवलपमेंट का जो एक आइडिया विचार है, या प्रोग्रेस का जो हमारे पास एक आइडिया है, वो हमेशा साथ रहा है। देखिए, ह्यूमन्स हमेशा से डेवलपमेंट की ओर, प्रोग्रेस की ओर हमेशा से बढ़ते रहा है। हमारा एस्पिरेशन है, या इच्छा है, या डिज़ायर है ना, कि हम कैसे, व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हम लोग क्या करना चाहते हैं और किस तरह से अपने जीवन को किस तरह से जीवन को लेकर के चलना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। इसी तरह से ऐसे ही विचारों से मिलता जुलता कि हम किस तरह का कंट्री चाहते हैं, क्या वो एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस देश को ज़रूरत पड़ता है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, क्या सभी का लाइफ बेटर हो सकता है, किस तरह से लोगों को जीना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या वहाँ पे और समानता आ सकता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। डेवलपमेंट, अगर विकास को देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो इस तरह के विचारों को, जिसमें ऐसे सवाल होते हैं, वो आपको और ऐसे सवालों को समेट कर रखता है, और अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स, और
उन तरीकों को कि जिससे कि हम अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने अंदर समाहित करके रखता है डेवलपमेंट। सवाल कौन से, जो पीछे अभी सवाल हम लोगों ने पढ़ा है, वो सवाल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। और उसे प्राप्त करने के लिए हमें एस्पिरेशन भी हमारे अंदर होता है कि हमें वो गोल प्राप्त करना है। दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। ये इस कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग का आएगा कि डेवलपमेंट क्या है, हम लोग समझ सकेंगे डेवलपमेंट किस तरह से आता है, कैसे आता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है ना। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास। और जब आप हायर क्लास में चाहिएगा, मतलब इससे और ऊपर के क्लासेस में जाइएगा, तो और गहराई से इन चीज़ों इस इशू को समझाया जाता है आपको। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। और इस ऐसे ही आप ऐसा ही कुछ आंसर्स आपको मिलेगा, आप पता लगाएंगे, है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, न सिर्फ इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, बल्कि आपको इतिहास में भी और राजनीति विज्ञान में भी मिलेगा, है ना। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस प्रेजेंट में रह रहे हैं, हम जो आज हम लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं अतीत के आपको प्रभाव है, मतलब हमारा जो पास्ट है उसका प्रभाव आज भी है, हम लोग उस प्रभाव में जी रहे हैं आज भी। वी कैन डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम लोग बदलाव का इच्छा नहीं ला सकते अपने अंदर जब तक कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। और बहुत सारी चीज़ों का जानकारी, अवेयरनेस, है ना, जब तक नहीं आएगा तब तक से बदलाव नहीं आ सकता। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। इसीलिए ये जो ये प्राप्त किया जा सकता है, हम चेंज ला सकते हैं कैसे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, लोकतांत्रिक राजनैतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही हम इन आशाओं को प्राप्त कर सकते हैं असल जीवन में, ठीक है ना। क्योंकि देखो जी, डेवलपमेंट है, सही है, लेकिन उसके लिए ना आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति, सरकारों को बेहतरीन तरीके से काम करना होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपी होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोविंसेस, डेवलपमेंट पीपल डिफरेंट गोल। देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल होता है। लेट्स अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। देखो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है ना। किसी के लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि हम ये प्राप्त कर ले तो मेरा गोल पूरा हो जाएगा, किसी के लिए वो प्राप्त कर ले तो गोल पूरा हो जाएगा। तो एस्पिरेशंस जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो, यू वांट ए कार, द वे आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल, है ना। तुम्हें कार चाहिए हो, जिस तरह से देश चल रहा है उस तरह से तो हो सकता है कि यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल, मतलब अपना खुद का एक रिक्शा हो, है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये है। देखो लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन, उसका लक्ष्य क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क। एक लैंडलेस रूरल लेबर है जिसका भूमिहीन मजदूर है ना, ग्रामीण मजदूर है, उसका क्या गोल होना चाहिए, गोल होगा कि ज़्यादा दिन काम मिले जिससे कि उसको दिहाड़ी ज़्यादा मिलेगा, बेटर वेजेस मिलेगा, है ना। लोकल स्कूल में उसका इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी लोकल कोई स्कूल हो उसमें उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाए, है ना, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन न हो, वो भी गांव में लीडर बन सके, है ना, वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सके। प्रॉस्परस फार्मर हो पंजाब का, उसका एस्पिरेशन क्या होगा, उसका गोल क्या होगा। अलग अलग देखो, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग अपना मानना है। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम होगा, जिसमें हाई सपोर्ट प्राइस उनके क्रॉप्स को मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, है ना। थ्रू हार्ड वर्किंग चीप लेबर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, यानी बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, सस्ते कीमत पर मजदूर रखेंगे, है ना, हार्ड वर्किंग होंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें कि मतलब प्रॉस्पेरस जो खुशहाल किसान होगा पंजाब का, वो इच्छा रखता होगा, है ना।
ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने है, अच्छा इसी में एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, वो क्या उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि शी गेट्स मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, जैसा उसका भाई को मिला हुआ फ्रीडम उसको भी मिलना चाहिए, है ना। वो उसको डिसाइड करने का डिसीजन मेकिंग पावर मिलना चाहिए कि वो कैसे रहना चाहती है लाइफ में, अपना क्या करना चाहती है ना। वो अपना स्टडीज़ अब्रॉड में पूरी करनी चाहती है। तो देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आदिवासी होगा नर्मदा वैली का, वो चाहेगा कि उसका कस्टमरी राइट जंगलों पे उसका पारंपरिक जो अधिकार है वो बना रहे, है ना। वो उसका फ्यूल वुड ब्रेरीज वगैरह चुनने दिया जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। चलो, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, let us now examine it. Do all these person have the same notion of development or progress? देखो अगर आप ये पूरा भरोगे ना ये पूरा टेबल, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि सबका अलग अलग आपका नोशंस है ना। आपका अलग अलग एस्पिरेशंस है कि उसका डेवलपमेंट का गोल हर किसी का अपना अलग अलग होगा। तो यही चीज़ है, क्या हर किसी का अपना अपना क्या सेम नोशन है, क्या एक जैसा मानना है कि डेवलपमेंट देश का या प्रोग्रेस देश का है एक जैसा होना चाहिए, है ना। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग। अलग अलग लोग अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स को देखते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, जो वो उन चीज़ों को देखते हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो उनके इच्छाओं को पूर्ति करता हो। इनफैक्ट एट टाइम्स 2 पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सनस मे सीक थिंग, in fact at time 2 person or group of persons may seek things। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। which are conflicting, हो सकता है कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जो हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो कुछ ऐसा इंटरेस्ट शो करें जिसका आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो। जैसे ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिक। देखिए, तो जैसे एक लड़की है वो चाहेगी कि उसको स्वतंत्रता मिले और मौके मिले जैसे कि उसको भाई को मिलता है, और भाई भी शेयर करे हाउस होल्ड वर्क में, लेकिन हो सकता है कि उसका भाई ये ना पसंद करे, है ना। इसी तरह जैसे ज़्यादा बिजली के लिए या रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि डैम्स बनाए जाएँ और डैम से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, लेकिन बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ पीपल। लेकिन डैम बनाने के चक्कर में कहीं पता चला कि वो वहाँ का तो स्थानीय ज़मीन है वो सबमर्ज ना हो जाए, पानी के नीचे ना चला जाए। हो सकता है कि वो डैम बनाने से वहाँ के जो जीवन है लोगों का वो खतरे में पड़ जाए, उनको हटना पड़े, डिस्प्लेस होना पड़े, है ना। जैसे आदिवासियों के साथ किया जाता है इंडस्ट्री बनाने के चक्कर में, है ना। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। वो हो सकता है कि इसका विरोध करें, वो प्रेफर करेंगे कि छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाए या टैंक्स बना दिए जाएं, उन बड़े डैम्स ना बनाए जाए ताकि उनके लैंड को इरीगेट हो जाए। तो दोनों के हो सकता है कि जो गोल है वो अलग अलग हो, है ना। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, 2 चीज़ तो क्लियर हो जाता है। पहला, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग लोगों के अपने डेवलपमेंट गोल जो हैं वो अलग अलग होंगे, है ना। और दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो हो सकता है उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो, विनाशकारी हो, है ना। दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। ये जैसे कार के अंदर बैठे हैं भाई साहब, ये अपना पै करते हुए जा रहे हैं, ये इनके लिए उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, देख लीजिए। और ये बेचारी हट में रह रही है। तो देखिए यहाँ पे विरोधाभासी है, एक दूसरे का विरोध हो जाता है कहीं कभी कभी। चलिए, इनकम एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। अगर टेबल 1.1 पे चलिएगा जो पहले वाले पेज पर था, वहाँ आपने एक चीज़ तो कॉमनली देखा होगा कि लोगों को ये डिज़ायर रहता है, ये अर्ज रहता है कि उन्हें रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, पैसा अच्छा मिले, उनके डिसेंट प्राइस, उनके क्रॉप्स का या अदर प्रोडक्ट्स जो वो उत्पादन करते हैं उनका अच्छा रकम मिले, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनको इनकम अच्छे मिले। अच्छा, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। देखो, एक तो हो गया इनकम,
है ना, पैसा अच्छा आप कमाते हो, लेकिन कुछ और भी है जो आप कमाना चाहते हो। जैसे लोग चाहते हैं कि उनके साथ समानता के साथ व्यवहार हो, उनको आज़ादी मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, है ना, दूसरों से भी रिस्पेक्ट मिले। वो रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव का विरोध करते हैं वो। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। In fact, in some cases, these may be more important than more income. कई बार ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं, लेकिन कई केस में तो ये भी देखा गया है कि इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका देयर मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम है। इन सब के दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन ना होना, रिस्पेक्ट मिलना, फ्रीडम, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनकम से, है ना। और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। हो सकता है कि मटेरियल गुड यानी भौतिक वस्तुएं वो आपकी वो सारी ज़रूरतों को पूरा ना करता हो। कई बार आपको मानसिक तौर पर भी, आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर भी स्ट्रांग होना पड़ता है। अब सोचिए कि आप पैसा ही कमाते हैं, 1 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना कमाते हो, लेकिन आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो आप कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएंगे, मन से परेशान होंगे, है ना। आपको इच्छा हमेशा मन करेगा कि हमको भी लोग समाज में अच्छा से ट्रीटमेंट करें। तो आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको अच्छा बिहेव करें, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, है ना। तो ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, नॉन मटेरियलिस्टिक हुआ, जिसमें कि आप कोई वस्तु की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, आप इसका उम्मीद कर रहे हैं। कई बार ये पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Money or material thing that one can buy with it, it is one factor on which our life depend, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. देखो, मनी और मटेरियल थिंग्स आप खरीद सकते हो, ये फैक्टर हो सकता है जिस पर आपका लाइफ डिपेंड करता हो, लेकिन क्वालिटी, हमारे लाइफ का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी, जो ऊपर में बताया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, है ना। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. अगर ये ऐसा नहीं है तो जरा सोचो कि दोस्तों की क्या ज़रूरत है। आप दोस्त के बगैर नहीं रह सकते हैं। दोस्त बहुत आवश्यक होता है, जिसके साथ आप अपना विचार साझा करते हो। आप बहुत चीज़, जैसे मेरे दोस्त आप लोग हैं कि आप लोगों से हम अपनी बात दिल की कर लेते हैं, आप लोगों को पढ़ा लेते हैं, तो आपसे मेरा एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। वैसे ही आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स का भी है। Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our life. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन बहुत आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे माँ बच्चे का प्रेम आपस में, है ना। इसको नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं भावनात्मक पहलुओं को, है ना। पैसा ही पैसा सबको दिखता है। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. इसलिए ये कहना गलत होगा जिसको कि हम मेज़र नहीं कर सकते उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, उसका भी इंपॉर्टेंस है। जो देखो, एक एग्जांपल से समझो, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, है ना, इन ए फार ऑफ प्लेस। अगर आपको एक जॉब मिलता है बहुत दूर में कहीं, है ना, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर। आप बहुत पहलुओं पर विचार करते हो। अगर कहीं दूर कहीं आपको जॉब मिला तो आप बहुत सारे पहलुओं के बारे में सोचते हो, इनकम के अलावा। जैसे वहाँ पर आपको आपके परिवार के लिए क्या फैसिलिटी, सुविधाएं होंगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, है ना, अपॉर्चुनिटी कितना होगा आपको लर्न करने का, है ना। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पर जॉब आपको कम ही तनख्वाह देगा, लेकिन तनख्वाह देता है, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहता है, तो आपको एक वेजेस अच्छा खासा हर दिन का मिलता रहता है ना। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है उस जॉब में, वो भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पैसा कम है लेकिन जॉब सिक्योर है ना। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे आउट, है ना, हाई पे है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर ऐसा भी जॉब है कि बहुत पैसा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है ना। और एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार के लिए आपके पास समय ही ना बचे, हर समय आपको काम कराता रहे,
आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी को रिड्यूस करता हो, फ्रीडम को रिड्यूस करता हो, यानी स्वतंत्रता कम करता हो, आपकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना को कम करता हो। देखो यहाँ पे इनकम मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत अदर चीज़ें मैटर कर रही हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। तो क्या होता है, मिक्स ऑफ गोल्स होता है, यानी आपको कई चीज़ों को लेकर के साथ में चलना पड़ता है ना, मिक्स गोल होता है। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। आप देखो उन महिलाओं की स्थिति जो आपको घरों के बाहर निकल करके कहीं ना कहीं नौकरी करती हैं, तो वो पेड वर्क करती हैं, है ना, नौकरी करती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं सोसाइटी में मान बढ़ता है ना, उनका घरों में सम्मान बढ़ता है, समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे ये भी होता है कि if there is a respect for women, there would be more sharing of housework। ये भी सही बात है कि घर में अगर आपका महिला का सम्मान है, अगर आप महिला का रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके घर के कामों में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा, और जो महिला घर के बाहर काम करती हैं उनको भी माना सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ रिस्पेक्ट वाली बात है। ए सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब और रन ए बिजनेस। अगर महिलाओं को सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वहाँ आपको हर प्रकार के जॉब वो कर सकेंगी, अपना खुद का बिजनेस रन कर सकेंगी। तो यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, ठीक है ना। हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इसीलिए डेवलपमेंट गोल जो लोगों के होते हैं सिर्फ बेटर इनकम ही पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे उनके जीवन के लिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो भी आपको इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना, इनकम के अलावा। चलो नेशनल डेवलपमेंट देखो। इफ एज वी हैव सीन above individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on which India should do for development। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा अभी ऊपर में ही जो पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले, कि हर इंडिविजुअल जो हर एक कोई है उसका डिफरेंट गोल्स है, उसका नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो मानना है वो अलग अलग होगा, है ना। तो ठीक है, हर किसी का अपना डेवलपमेंट गोल है भैया, ठीक है। हम चलो आपस में डिस्कस करते हैं कि इंडिया कैसे डेवलप करना चाहिए वगैरह वगैरह। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू अबव क्वेश्चन। अगर इसको डिस्कस करिएगा ना तो हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होगा। देखिएगा वो अपना अपना उनका डेवलपमेंट, किसी का होगा कि हम IAS बन जाए, किसी का इंजीनियर है, किसी का ऐसे देश को आगे लेके चल रहे हैं, किसी को ऐसे देश को आगे लेके, हर किसी का अलग अलग। पाँचों उंगली सेम तो है नहीं, है ना। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। आपके ही मन में बहुत सारे आप ही के मन में बहुत सारे ऐसे अलग अलग आंसर्स आएंगे, और हो सकता है कि इनमें से आप किसी एक पर श्योर ना हो, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, इसीलिए ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टेड नोशंस ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, है ना। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो एक सोच है, एक मान्यता है, उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, और वो हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग हो। एक बार देख लें धारणा, ठीक है। तो जो अलग अलग लोगों का, है ना, अलग अलग धारणा हो सकता है जो कि आपस में विवादित हो सकता है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के, है ना। सब किसी का अलग अलग मानना है। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड, है ना। क्या सभी लोगों के जो विचार हैं वो समान रूप से महत्व रखते हैं क्या, या अगर वहाँ पे कोई विवाद होता है तो कैसे डिसाइड होता है कि क्या कौन सा सही है। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, वो क्या सही है और क्या सही मार्ग होगा, सही मार्ग होगा। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हम लोग को ये भी समझना होगा कि क्या कोई एक
बेटर वे है क्या, एक सही कोई रास्ता है जो सही चीज़ हमें सही तरीके से गाइड करे। व्हाट द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप, क्या कोई आइडिया ऐसा भी है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट करे या सिर्फ स्मॉल ग्रुप को ही बेनिफिट करेगा। नेशन डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट का अर्थ ही हो गया कि ये सारे जितने सवाल हैं उनका जवाब सही तरीके से सोचा जाए। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। अच्छा, लेट्स वर्क दीज। अब ये आपको देखना है ना, वेसल डंप 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, इसको आपको देखना है। चलो पढ़ लेते हैं, ये आप देख लीजिएगा डिस्कस वाला पार्ट, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक वेसल डंप 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, है ना, जहरीला कचरा जो है, इनटू ओपन एयर डंप्स इन ए सिटी एंड इन द सराउंडिंग एरिया। देखो 500 टन लिक्विड जहरीला कचरा जो है ओपनली सिटी के सराउंडिंग सिटी में डंप किया गया है, और यहाँ तक कि जो पास में जो सी है वहाँ भी, है ना। दिस हैपेंड इन द सिटी, इन ए सिटी कॉल्ड आबिदजान इन आइवरी कोस्ट में, ये आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में ये हो चुका है, कंट्री है अफ्रीका में। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोजिया। अब देखो इससे जो उठने वाला जो फ्यूम्स है वो इतना जहरीला था, है ना, हाईली टॉक्सिक वेस्ट था, जिसकी वजह से नोजिया हुआ, नाक का प्रॉब्लम, स्किन रैशेज हुआ, फेंटिंग हुआ, डायरिया हो गया, बहुत सारी बीमारियां हुई यहाँ पर। आफ्टर ए मंथ 7% का डेथ हुआ, 20 हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 26,000 को कोई ना कोई पॉइजनिंग का सिम्टम हुआ, है ना, मतलब पॉइजनिंग होता है ना। मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स have contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste for its ship from its ship। होता है मल्टीनेशनल कंपनी ने डीलिंग इन पेट्रोलियम और मेटल, जो एमएनसी हैं जो पेट्रोलियम और मेटल का डीलिंग करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देती है एक लोकल कंपनी को, आइवरी कोस्ट का ही, कि जो ये टॉक्सिक वेस्ट है, जो कचड़े हैं, इनको इनके शिप से डिस्पोज ऑफ किया जाए और सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, नहीं तो इससे अन्य लोगों को भी खतरा हो सकता है ना। चलिए एक्टिविटी 1, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़िएगा जरूर, छोड़ना नहीं है। चलो, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं कौन सा कंट्री कितना डेवलप है या कौन सा स्टेट कितना डेवलप है। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped, because we come to this, let us consider the question। हम लोग ये पूछ सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग क्यों निकल के आता है, क्यों कुछ कंट्रियों के लिए हम कहते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, कुछ के लिए अंडर डेवलप्ड है ना। इन सारे सवालों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। When we compare different things, they could have similarity as well as differences। अगर हम कभी कोई अलग अलग चीज़ों में हम कंपेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ समानताएं भी निकलती हैं और कुछ अंतर भी हमें दिखाई देता है, कुछ समानता और कुछ अंतर हमको दिखाई देता है। Which aspect do we use to compare them? हम कौन सा एस्पेक्ट पकड़ करके हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। Let us look at students in the class itself। क्लास में ही देख लो स्टूडेंट्स के बीच में। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को, हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। हर बच्चा अलग है अपने हाइट से, हेल्थ से, टैलेंट से, इंटरेस्ट से अलग अलग है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट होगा वो पढ़ाकू ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो सबसे फ्रेंडलीस्ट, सबसे दोस्ती, सबसे फेमिलियर होगा, ये भी ज़रूरी नहीं। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बीच में तुलना कैसे की जाए, कंपेयर कैसे की जाए। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो जो क्राइटेरिया हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है कि तुलना का हमारा पर्पस क्या है, तुलना हम क्यों कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, ए डिबेट टीम, ए म्यूजिक टीम, ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। देखो हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर हम किसी स्पोर्ट्स टीम को चुनते हैं,
डिबेट टीम को चुनते हैं वाद विवाद करने के लिए, म्यूज़िक टीम को चुनते हैं, या एक पिकनिक के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीम चुनते हैं। तो क्राइटेरिया होता है सब जगह का। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। तो अगर हम क्राइटेरिया इस तरह का रखें कि ऑल राउंड प्रोग्रेस कैसे हो रहा है चिल्ड्रन का क्लास में, तो हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक या दो ऐसे चरित्र का, महत्वपूर्ण चरित्र को उठा लेते हैं उस बंदे का, और उसके कम कैरेक्टरिस्टिक से हम उसकी तुलना करते हैं, है ना। वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन्स। हम एक या दो चरित्र का कैरेक्टरिस्टिक, लोगों के चरित्र का एक या दो पहलू ऐसा उठाते हैं और उसके आधार पर कंपेयर करते हैं उनके चरित्रों का। जैसे ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना। हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हो। देयर कैन बी ए डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो वो कौन से चरित्र होने चाहिए जिसके आधार पर तुलना होना चाहिए। क्या फ्रेंडलीनेस, लोग बाकियों से घुलता मिलता हो, एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, और एक दूसरे का सहयोग करता हो, क्रिएटिविटी, रचनाकार हो, नई नई चीज़ों को बनाता हो, और मार्क्स सिक्योर्ड, या टेस्ट में मार्क्स कितने आए, है ना। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। यही चीज़ आपको डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो अगर हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एट्रीब्यूट है, जिसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। जो कंट्री का इनकम ज़्यादा है डेवलप्ड होगा, जो कम है वो लेस इनकम वाला होगा, अंडर डेवलप्ड होगा। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम, है ना। तो जिसका इनकम ज़्यादा होगा वो अच्छा खासा डेवलप होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। इसको इस आधार पर समझा जाता है कि ज़्यादा इनकम होने से ऑल ऑफ ऑल थिंग्स दैट जो ह्यूमंस को जो ज़रूरत है, जो उसके जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वो कंज्यूम कर पाता होगा, है ना। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। यानी ज़्यादा रकम, पैसे आएंगे, ज़्यादा इनकम होगा तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकेगा, ठीक कर सकेगा, उसकी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकेगा। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम, है ना। जो लोगों को पसंद है या होना चाहिए वो अपने इनकम के माध्यम से वो उसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। यानी अच्छा रकम, अच्छा इनकम आपके है ना, तो उससे भी आप अपने गोल को पा सकते हैं, है ना। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो एक इम्पॉर्टेंट गोल के तौर पर अगर देखा जाए तो अच्छा इनकम होना भी आप चाहते हैं, आपके पास होना भी आप इसको चाहते हैं। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। क्या इनकम होना चाहिए किसी कंट्री का। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी इनकम किसी कंट्री का नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है कि उस कंट्री के जितने भी रेसिडेंट रहने वाले हैं उनका जितना इनकम होता है उसको जोड़ करके ही आपको देश का इनकम निकाला जाता है, टोटल इनकम निकाला जाता है पूरे कंट्री का, है ना। चलो, हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजफुल मेजर। अगर हमें कंपैरिजन कर रहा है इन बिटवीन कंट्रीज, यानी कई कंट्री या दो कंट्रियों के बीच में, तो टोटल इनकम एक अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता जिससे कि तुलना की जाए, जिससे कि ये तय किया जाए कौन डेवलप है कौन नहीं डेवलप्ड है ना। क्योंकि टोटल इनकम भ्रामक होता है, कैसे होता है वो आगे बताएंगे। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country, है ना। तो
आप देखो कि कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो अलग अलग है। भारत या चाइना जैसे देश में तो भर भर के पॉपुलेशन है ना। तो यहाँ पे कंपेयर करना टोटल इनकम से, वो हमें एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है ये सही आंकड़ा हमें नहीं देता है ना। क्या किसी कंट्री में और पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंट्री, क्या जो लोग एक कंट्री के हैं क्या वो बढ़िया कर रहे हैं दूसरे कंट्री के मुकाबले? थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि समझना ज़रूरी है कि ये आंकड़ा सही मतलब नहीं निकल करके आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी मान लो सपोज करो कि 20 लोग हैं, तो 20 लोग अगर 200 रुपया कमाते हैं मान लो, तो ये कंट्री का पॉपुलेशन है 20, तो उनका टोटल इनकम जो है वो 200 हो गया, है ना। तो टोटल इनकम है ऑफ द कंट्री यानी 200 रुपया है, उसको हम कितना से डिवाइड करेंगे? अगर 200 रुपया है, 20 लोग हैं, तो 200 डिवाइडेड बाई 20 है ना, टोटल पॉपुलेशन 20। तो जब डिवीजन करेगा तो 200 है, तो आपको 10 रुपया लमसम आपको आ जाएगा, है ना। तो पर कैपिटा इनकम जो है इस तरह से निकाला जाता है ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि प्रति व्यक्ति इतना लोग इतना रुपया कमा रहे हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति उतना रुपये भले कमाने का बात निकल करके आ गया, लेकिन वो 20 लोगों में से 10 ही लोग कमा रहा होगा, 10 लोग नहीं कमा रहा होगा, 15 लोग कमा रहा होगा, 5 लोग नहीं कमा रहा होगा। लेकिन कह दिया जाता है कि 200 रुपया 20 लोग कमा रहे हैं, तो डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, प्रति व्यक्ति एक मोटा मोटी मान लिया गया कि इतना रुपया देश में प्रति व्यक्ति है ना। चलो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक लेकर के आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, है ना। यहाँ पे क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है, जिसके आधार पर कंट्रीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग कंट्री को अलग अलग स्लैब में डाला जाता है ना, वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट में होता है। वैसी कंट्रियाँ जिसका प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम होगा, है ना, 2017 के अनुसार, वो रिच कंट्रीज़ होंगी, ध्यान रखना, है ना। ये रिच कंट्री आएगा, ये डेटा याद रखिएगा 2017 के अनुसार। आपके बुक में अलग दिया होगा तो वो भी लिखेंगे आप, है ना। तो आपके बुक में जो डेटा दिया होगा उसी को लिखना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैसे कंट्री जो जिनका पर कैपिटा इनकम $955 या उससे लेस होगा, वो लो इनकम कंट्रीज़ में आएंगी, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद इंडिया जो है कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम 2017 के अनुसार $1820 पर एनम के तहत आता था। तो याद रखिएगा, इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज़ के तहत आती है। जो रिच कंट्री हैं, जिसमें एक्सक्लूड कर लीजिए, रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो ऐसे रिच कंट्री जिसमें आपको मिडिल ईस्ट को कंट्री को छोड़ दिया जाए और बहुत छोटी छोटी कंट्रियों को छोड़ दिया जाए, तो इन्हें डेवलप्ड कंट्री का दर्जा प्राप्त होता है। यहाँ वाले लाइन में देखिएगा, जो है सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तियों की एक या दो विशेषताओं को लेकर के उसके आधार पर हम फिर तुलना करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो एक या दो विशिष्टताओं को हम लोग को देखना होता है, उस आधार पर हम तुलना करना शुरू कर देते हैं औरों के बीच में। तो यही यहाँ पे ब्लैक बोल्ड लेटर में है जो वो आपको बताया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये डन है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है एवरेज इनकम। देखो एवरेज इनकम निकाल रहा है ना, यहाँ पे एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन एंड ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी है ना, जो लोग कमाते नहीं है वो भी इसके अंडर में छिप जाते हैं। तो कंट्री ए कंट्री बी है, देख रहे हैं तो 5 लोग हैं, है ना। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन 2012, इसको पढ़िएगा तो इसको पढ़ने पर आपको समझ आएगा, है ना। ये बॉक्स को पढ़िएगा। कंट्री विथ नो रिच नो पुअर, वी मेड द चेयर एंड वी यूज़ देम, है ना। चेयर बनाया और इसको अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं।
और जहाँ पे रिच और पुअर है देखो वहाँ पे रिच लेटा हुआ है बढ़िया, और इसी पर पुअर जो है बेचारे उन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट है, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, ये समझ आ जाएगा। ये दो कंट्री के बीच का जो एवरेज इनकम है उसे निकाला है, जो अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, देखो अदर क्राइटेरिया में क्या क्या है। चलो we looked at individual aspiration. When we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goal such as सिक्योरिटी। देखो हम लोग इंडिविजुअल का अगर एस्पिरेशन को देखा जाए कि वो क्या मानता है, उसको डेवलपमेंट गोल क्या है उसका, उसको और क्या क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो उसके गोल में शामिल होता है। क्या? सुरक्षा, आदर लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए आदर, समानता का व्यवहार, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा, ये उसके दिमाग में होता है कहीं ना कहीं। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन, वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इसी तरह से जब हम एक नेशन, देश का या एक क्षेत्र के बारे में हम सोचते हैं तो हमें समझ आता है बिसाइड एवरेज इनकम के अलावा थिंक ऑफ अदर इक्वल इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, यानी एवरेज इनकम के अलावा अन्य भी चीज़ें हैं जो बहुत महत्व रखता है इनकम के अलावा। वो क्या क्या है देखिए। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, क्या हो सकते हैं ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं जो इनकम के अलावा हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3, टेबल 1.3 कौन है? ये 1.4 है, ये रहा 1.3। पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट, तो ये देखिए हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, केरला बिहार का पर कैपिटा इनकम, कई किताब में पंजाब भी लिखा हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला और बिहार लिखा हुआ है यहाँ इस टेबल में दिया हुआ, देखिए इस टेबल में, है ना। चलो एक्चुअली दिस फिगर आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस ऑफ 15-16 का आपको पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, कि स्टेट का कितना साइज है आपका इकॉनमी का। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। कुछ समय के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड जो टेबल है उसको भूल जाते हैं, है ना। इस चीज़ को अब समझते हैं, रफली मोटा मोटी समझो। वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। इसे बस इतना समझिए कि ये पर कैपिटा इनकम है, हर राज्य का पर कैपिटा इनकम है, तीनों राज्य का। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इन तीनों में आप देखें तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना बढ़िया है ना, ज़बरदस्त है ना। बिहार का एट द बॉटम, यानी बिहार का बहुत ही गड़बड़ है ना। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्नड 1,62,034 इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज इन पर्सन बिहार, देख लो, यानी एक पर्सन आपको ईयरली आपको 1,62,034 15-16 में हरियाणा में कमाता है प्रति व्यक्ति। वही बिहार में साल में आपको साल भर में 31,454 31,454 कमाते हैं 15-16 के अनुसार ईयरली बिहार में, है ना। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग देखा जाए तो इस हिसाब से तो हरियाणा एक डेवलप्ड है और बिहार लीस्ट डेवलप्ड है ना। अगर इन तीनों में अगर हम लोग देखा जाए तो लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डेटा। चलो इसी को समझ लेते हैं। अब कुछ और डेटा देखते हैं, नहीं तीनों स्टेट का। 1.4 में देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी देखो, है ना, शिशु मृत्यु दर देखो, प्रति 1,000 बच्चे पे कितने मारे जा रहे हैं बच्चे, है ना। तो हरियाणा में 33 हैं। लिटरेसी रेट 82% हरियाणा में, और नेट अटेंडेंस रेशियो यानी पर 100% सेकेंडरी स्टेट 14 से 15 साल के, यानी बच्चे जो स्कूल जाते हैं। पहले ये समझ लो कि ये होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, IMR क्या होता है। इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर, यानी एक साल में प्रति 1,000 बच्चों पर कितने बच्चे एक साल से पहले उनका डेथ हो जाता है ना। तो पुअर कंडीशन हुआ, पुअर हेल्थ कंडीशन हुआ, ये याद रखिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसी को बोलते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है?
मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, यानी कितना प्रपोर्शन आपके पास पॉपुलेशन का है जो साक्षर है, शिक्षित है इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, यानी मतलब पढ़ लिख सकता है, साइन कर सकता है ना, 7 साल या उससे ऊपर का पढ़ सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, 14 से 15 साल का एज ग्रुप वाले बच्चों का जो स्कूल अटेंड करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, यानी उस एज ग्रुप में ही कितना परसेंट बच्चे हैं जो 14-15 साल वाले ही आपको स्कूल जाते हैं, है ना, वो ड्रॉप आउट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ के डेटा के अनुसार देखिए तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, केरला का उससे कम है। तो अगर इनकम के आधार पे इसको डेवलप मानते हैं हरियाणा को केरला से, तब यहाँ देखिए हरियाणा में तो शिशु मृत्यु दर 33 है जबकि केरला में मात्र 10 है। लिटरेसी रेट 94 है केरला का जबकि उससे कम है आपको हरियाणा का, है ना। देख लीजिए नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए 61 है आपका हरियाणा में, तो 83 है आपका केरला में। तो भाई अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा डेवलप था, लेकिन यहाँ तो केरला आपको अन्य क्राइटेरिया में आगे बढ़ रहा है। तो यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि सिर्फ एक तरीका ही नहीं होता है जज करने का। चलो व्हाट डज दिस टेबल शो, आपने टेबल पढ़ा, क्या था ये टेबल। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, आपने जब पहला कॉलम देखा होगा टेबल में तो देखा होगा कि केरला में प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लिए उसमें 12 ही बच्चे का डेथ हो रहा है 1 साल से पहले, है ना, कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। लेकिन हरियाणा में जो प्रोपोर्शन ऑफ बच्चे जो हैं वो 1 साल के पहले जो उनका डेथ हो जा रहा है वो 36 है, जो कि दोगुना है केरला के मुकाबले। अच्छा, दूसरे तरफ पर कैपिटा इनकम जो हरियाणा का है वो केरला से ज़्यादा है टेबल 1.3 के अनुसार। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, जरा सोचो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना लव्ड वन हो, कितना आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, सोचो जरा कि किसी के घर में जब बच्चा पैदा लेता है तो कितना पेरेंट्स खुश होता है, और वही जब अगर वो किसी कारण से डेथ हो जाए तो माँ बाप पे क्या गुजरता है ना। ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, जरा सोचो कि उन बच्चों का उन पेरेंट्स का क्या जो जिनके बच्चे 1 साल भी नहीं हुए और वो डेथ हो गए, उन पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स, इट इज़ 2016, ये 2016 का डेटा है, ध्यान रखिएगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम, इट इज़ नियरली 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल। ये एज ओल्ड पुराना डेटा नहीं है, ये 2016 का है, मतलब आज़ादी के 70 साल बाद जब आपके मेट्रो सिटीज़ सामने हैं जिसमें हाई राइज बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल्स हैं, आधुनिक सुविधाएं, तब भी इतनी मौतें हो रही हैं। तो ये हम लोग के लिए चिंताजनक है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1 पॉइंट शो अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14-15 इन बिहार नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। आप सिर्फ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर ही चिंता का विषय नहीं है या समस्या जड़ नहीं है। अगर लास्ट कॉलम आप लोग देखेंगे 1.4 टेबल का देख लीजिएगा तो उसमें जो आधे से ज़्यादा चिल्ड्रन जो है, अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14-15, जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं बिहार में, वो क्लास 8 के बाद स्कूल अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, वो ड्रॉप आउट ले रहे हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग, यानी अगर आप स्कूल में अगर बिहार में अगर आप किसी स्कूल में जाते हो तो आपका आधा एलिमेंट्री एजुकेशन आप मिस कर दोगे, क्योंकि क्लास 8 पढ़ करके फिर आप छोड़ दोगे, है ना। ये एक मोटा मोटी समझाने का प्रयास किया गया है कि क्लास 8 तक ही बच्चे पढ़ते हैं। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, है ना। इफ दिस हैड हैपेंड टू यू, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। अगर दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, जो जिनको स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को स्कूल्स में होना चाहिए, वो वहाँ नहीं है। ज़रा सोचो अगर यही चीज़ आपके साथ हुआ होता तो जो अभी आप पढ़ भी रहे हो आप पढ़ नहीं पाते। चलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ देखते हैं, है ना।
public facility. How is this that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? ऐसा कैसा है कि जो एवरेज पर्सन है हरियाणा में वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है केरला के किसी एवरेज पर्सन के मुकाबले, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वो हरियाणा केरला के मुकाबले पीछे हो जा रहा है? रीज़न क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे नीड टू लिव वेल। यानी मनी जेब में, पॉकेट में आपके पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आप वो सारे वस्तुएं और सेवा खरीद ले जो आपके स्थानीय आपके जीवन के लिए जो जरूरी हैं। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज़। तो सिर्फ इनकम आपके पास अच्छा आ जाए तो उससे ये नहीं दर्शाता है कि आपके अब ये इंडिकेटर हो गया, एडिक्वेट इंडिकेटर हो गया, यानी एक सिंबल बन गया कि भाई हाँ अब आपके पास भौतिक वस्तुएं अच्छी खासी होंगी, सर्विसेज सेवाओं का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना। सिटीजन आर एबल टू यूज़ मतलब उस जगह के लोग अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे वस्तुओं का, सेवाओं का। इनकम आ जाने भर से नहीं, है ना। हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन स्थानीय लाइट कटता हो तो क्या करेंगे? जनरेटर खरीदेंगे, चलो पैसा बहुत है, जनरेटर खरीद लिया। डीजल फूक रहे हैं, कितना फूकेंगे? 12 घंटा लाइट नहीं तो 12 घंटा डेली के हिसाब से जनरेटर चलाएंगे। भाई पैसा मेरे पास हर चीज़ का काम नहीं ना करेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड। यानी उदाहरण के तौर पे आपके पास पैसा है तो वो आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता। बाहर में जो धूल उड़ रहा है वो आप झेलेंगे ही। आपको मिलावटी जो मेडिसिन हैं वो अगर बाहर बट रहा है तो उससे आप भी बच नहीं पाएंगे, है ना। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग। अगर बहुत पैसा है तो चलो ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ से आप अब शिफ्ट हो करके उधर ऐसे कम्युनिटी में जाओ जहाँ पर अच्छे सुविधाएँ हैं, तो वहाँ पे जाओ जो कि महंगी पड़ेगी। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। आपके पास पैसा है लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज़, अभी कोविड के टाइम में देख लीजिए, पैसा ले के लोग खड़े थे लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं, है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ से ही बच जाएं, है ना। जब तक कि वहाँ के पूरा कम्युनिटी, पूरा समुदाय उस जगह का जब तक कि प्रिवेंटिव स्टेप यानी रोकथाम, बचाव के रोकथाम नहीं उठाएगा तब तक से आप बच जाओगे, मुश्किल है। पूरा स्थानीय अगर गंदगी फैला पड़ा है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, अपने घर में सुरक्षित रहोगे लेकिन निकलोगे बाहर, है ना, तो सबको काम करना पड़ेगा। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, है ना। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे देखिए वास्तव में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जीवन में सामूहिक चीज़ों का, है ना, जो सामूहिक सर्विस कलेक्टिवली है, जो वस्तुओं और सेवाओं का सामूहिक तौर पर उपलब्ध कराना, है ना, सस्ते कीमत पर, है ना, सभी को, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सभी को सस्ते कीमत पर आपको वस्तु और सेवाओं को सभी को उपलब्ध कराई जाए। ज़रा सोचिए कि अगर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर पूरे लोकेलिटी को अगर हम एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि हर घर में सिक्योरिटी गार्ड बैठाए। हर घर को सिक्योरिटी गार्ड बैठाएंगे तो हम नहीं सिक्योरिटी दे पाएंगे। वहीं पर पूरे लोकेलिटी को अगर सिक्योरिटी दिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड होता है ना, और उसे आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप सिक्योरिटी दे सकते हैं। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? तब क्या जब कोई नहीं, सिर्फ आप ही आपके विलेज में या लोकेलिटी में सिर्फ इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए। Would you be able to study? क्या आप स्टडी कर पाएंगे? Would you be able? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. और आपके पेरेंट्स आपको किसी प्राइवेट स्कूल में कहीं भेज भी नहीं सकते हैं, उसका वो खर्चा भी वहन नहीं कर सकते हैं। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए चांस टू स्टडी। देखो यहाँ पर
क्या है कि आप चाहते हैं पढ़ना, यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी तरह से कई चिल्ड्रन हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं जो स्टडी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे कि ऐसा विश्वास है कि सरकार को उनके इलाके में स्कूल्स खोलना चाहिए और अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकें, है ना। इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट बी एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी। अभी भी ये देखिएगा, बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चे, स्पेशली जो गर्ल लड़कियाँ हैं, वो हाई स्कूल के लिए नहीं जा पाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट या सोसाइटी ने अभी भी एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे बाथरूम, जैसे स्कूल तो बना दिया गया लेकिन बाथरूम क्या कर दिया गया, सिर्फ लड़कों का बाथरूम बना के छोड़ दिया गया, लड़कियों का सेपरेट बाथरूम नहीं है, तो उससे लड़कियों को समस्या होती है ना। तो कई ऐसे समस्याएं हैं जिसकी वजह से लड़कियां बहुत दूर दूर स्कूल्स होते हैं, है ना, तो उससे भी लड़कियों को भेजने में माँ बाप कतराते हैं। तो कई ऐसी चीज़ों का फैसिलिटी ना हो पाने की वजह से लड़कियां क्या करती हैं, ड्रॉप आउट ले लेती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला के में शिशु मृत्यु दर कम है। क्यों? क्योंकि उनके पास एडिक्वेट प्रोविज़न है बेसिक हेल्थ का, यानी उनके यहाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छा खासा उनके पास प्रोविज़न है, फैसिलिटी है, उनके एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, शैक्षिक संस्थान हैं। इसी तरह से कई स्टेट हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा पीडीएस सिस्टम, जिसके तहत अनाज बांटा जाता है। हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो यहाँ पर आपको जिन भी जगहों पर अगर पीडीएस सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा, है ना, पीडीएस सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस उस स्टेट का वो बढ़िया होगा, है ना, सर्टनली लाइक टू बी बेटर, वो और अच्छा होगा। चलिए लेट्स वर्क दिस आउट, इसको पढ़ लीजिएगा, एक्टिविटी है ये, बहुत आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है ना, इसको पढ़ लेना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग बीएमआई कैसे निकालते हैं, एक बार सारे लोग थोड़ा सम अप कर लीजिए। बीएमआई देखो बहुत आसान है, बीएमआई निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर किलोग्राम ले लीजिए और अपना जो हाइट है स्क्वायर ऑफ द हाइट लीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ द हाइट और किलोग्राम से आप क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, तो आपको एज ग्रुप के अनुसार आपका अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप अंडर नरिश्ड हैं, माल नरिश्ड हैं, आपको खान पान और एक्सरसाइज की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और अगर आप ज़्यादा अगर बीएमआई आता है, कम बीएमआई है तो अंडर नरिश्ड होंगे, ज़्यादा बीएमआई आएगा तो आप क्या होंगे, ओबेसिटी के शिकार होंगे। देखो अंडर वेट और ओबेसिटी लिखा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, गर्ल स्टूडेंट है 14 ईयर्स की और 8 मंथ्स की, ठीक है ना, उसका 15.2 है, तो वो बहुत ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, उसको खाने पीने की आवश्यकता है। वही बॉडी मास इंडेक्स किसी बॉय का 15 साल 6 महीना का लड़का है अगर और 28 है तो वो ओवरवेट है, तो उस सिचुएशन में उसको फूड और एक्सरसाइज हैबिट कराई जाएगी ताकि उसको बॉडी शेमिंग करने से कोई बचे। तो बीएमआई यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी निकालते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, देखो बहुत सारे क्राइटेरिया को हम ले करके चलते हैं, तो उनमें से एक क्राइटेरिया जो है वो इनकम है, लेकिन इनकम ही अल्टीमेट नहीं क्राइटेरिया हो सकता है। केरला और हरियाणा के केस में आपने देखा कि हरियाणा का इनकम ज़्यादा है केरला के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा अन्य क्राइटेरिया में पीछे है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्राइटेरिया में अदर चीज़ों को भी लिया जाता है। उसी तरह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो कंपेयर करता है कंट्रीज़ के बीच में 3 आधार पे। पहला एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, है ना, कितना शिक्षित हैं वहाँ के लोग, दूसरा हेल्थ स्टेटस कैसा है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। इन तीनों आधार पर आपको कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर किया जाता है। अगर आप अपने पड़ोसी देश का देखेंगे HDR 2018 का, तो चौंकाने वाला है। देखो श्रीलंका GNI पर कैपिटा इनकम, देखो यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी है, किसी वस्तु को 2 अलग अलग करेंसी में खरीदने की ताकत है। एक कंप्यूटर
भारतीय करेंसी में अगर 25,000 का है तो वही आपको अमेरिका में जाओगे तो $200 या $100 उतना सेम कमोडिटी वस्तु को दो अलग अलग करेंसी में आपको कितना देना पड़ता है, वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहाँ छोटे में समझते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है और इंडिया का देखो इस तरह से 6,353 पर कैपिटा है ना, जबकि हमसे श्रीलंका का आगे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखो 68 75, फिर स्कूल वाले एज में जो 25 या उससे ऊपर वाले 6.4 10.9, एसडीआर रैंक देखो, एसडीआई रैंक देखो 130 पर, हम लोग 76। तो कहीं ना कहीं हम लोग से आगे चल रहा है आपका हमारा पड़ोसी देश। तो यही कहने का कोशिश कर रहा है यहाँ पर। देखो कि ये हम लोग को सरप्राइजिंग है कि हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है वो भारत से बहुत आगे है ना, जबकि हमारे जैसा बड़ा देश अभी लो रैंक है पूरी दुनिया में, है ना। 1.6 शो करता है कि जो नेपाल और बांग्लादेश है उनके पास लो पर कैपिटा इनकम है ना इंडिया के मुकाबले, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वहाँ जो जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लोगों का है, यानी एक समय तक में डेथ नहीं होती लोगों का, है ना, तो वो ऑन एन एवरेज तो वो बेटर है आपका नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश में इंडिया के मुकाबले। अच्छा, मेनी इंप्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई एंड मेनी न्यू कंपोनेंट हैव बीन एडेड टू एसडीआर बट, है ना, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं कि एसडीआई का कैलकुलेशन करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को, है ना, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। मेनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई, बहुत सारे सुधार के सुझाव दिए गए हैं जब एसडीआई कैलकुलेट किया जाए, और कई ऐसे नए कंपोनेंट को भी शामिल करने की बात की गई है एसडीआर रिपोर्ट में, है ना। लेकिन बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ ए कंट्री, यानी ये तय करना कि तो मानव के विकास से पहले ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि भाई बहुत ज़रूरी है आपको मानव का विकास होना, और एक देश में किसी सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है ना, जैसे इट इज़ फॉर पीपल देयर हेल्थ देयर वेल बीइंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ लोग हैं, लोगों का स्वास्थ्य है, उनके वेल बीइंग, ये बहुत ज़रूरी है ना। ध्यान रखिएगा कि बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, मानव विकास के पहले, प्री है ना तो पहले होगा ना, मानव विकास के पहले इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, ये एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या ज़रूरी है विकास के लिए। इट हैव, और देश में वहाँ पे वाकई विकास हो रहा है कि नहीं, ये लोग हैं, इट इज़ पीपल, ये लोग ही हैं, उनका स्वास्थ्य है, उनके वेलबींग हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का कल्याण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाइन बताता है। लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का कल्याण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या आप मानते हैं कि देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आप मानते हैं कुछ और भी एस्पेक्ट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है, या आप बता सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, देखो सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation। जरा सपोज करिए, मान लीजिए कि आप फॉर द प्रेजेंट दैट इज़ पर्टिकुलर कोई कंट्री है जो कि आपको वर्तमान में काफ़ी डेवलप्ड है, और इस लेवल का डेवलपमेंट बना रहे, ताकि आगे का डेवलपमेंट बना रहना चाहिए, और साथ में फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी जो रिसोर्सेज है उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। वो वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग निश्चित तौर पे ऐसे डेवलपमेंट चाहते हैं, है ना, टू गो अप फर्दर, ये हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे, और साथ में एटलीस्ट मेंटेन भी करें फ्यूचर जनरेशन्स की ज़रूरतों को भी। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, ये ज़रूरी भी है। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century की अगर बात करें, है ना,
तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने वार्न किया है, चेतावनी दिया है कि जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं और जिस लेवल से हम लोग खर्च कर रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। इस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल नहीं बोलेंगे, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा, ग्राउंड वाटर है इंडिया में। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ज़बरदस्त पानी का इस्तेमाल हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है, रिपोर्ट किया गया है, जहां पे वाटर लेवल डिक्लाइन होता चला गया है 4 मीटर से भी नीचे। पिछले 20 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 4 मीटर तक नीचे चला गया है 300 डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक रिपोर्टिंग हुआ है। अच्छा, नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। एक तिहाई देश का 1/3 हिस्सा जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है ग्राउंड वाटर रिजर्व का। कॉलोनी बना करके उसमें पाइप्स लगा करके रात दिन 24 घंटा आपको पानी निकालते हैं। अच्छा, अनदर 25 years 65% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यूज। अगर आने वाले 25 साल में देखिएगा 60% भारत का जो हिस्सा होगा वो भी आपको 300 डिस्ट्रिक्ट वाला जैसा ही आपको हालत हो जाएगा, ये जिस तरह से रिसोर्स को हम लोग दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब, वेस्टर्न यूपी। देखो, ग्राउंड वाटर ज़्यादातर कहाँ ओवर एक्सप्लॉइट या ओवर यूज़ हो रहा है, वह एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस, जो खेतीहाली से खुशहाल जो क्षेत्र हैं जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे ज़बरदस्त इरिगेशन के नाम पर पानी निकाल करके खेतों में डाला जा रहा है ना। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। इसके साथ रॉक प्लेट्यू एरिया है, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया है सेंट्रल और साउथ इंडिया का, है ना। कुछ ऐसे समुद्री तटीय इलाके हैं, एट द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट है, यहाँ पर पानी का ओवर यूज़ हमें देखा जाता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है, हमें भविष्य के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा के रखना है। तो ग्राउंड वाटर तो एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स का। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाई नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, है ना। However, even these resources may be overused, है ना। देखो, ग्राउंड वाटर क्या है, एक एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्स का। ये रिसोर्स रिप्लेनिशेबल है, यानी इसे हम नेचर दोबारा से इसे बनाती है ना। इनके रिप्लेनिशेबल बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट, यानी क्रॉप्स और प्लांट की सहायता से आपको नेचर जो है इसे वापस बनाने का प्रयास करती है। जैसे पौधे, यहाँ पे जो लिखा है देखिए, इसको समझते हैं। जैसे क्रॉप्स और प्लांट पुनः दोबारा निकल आते हैं ना नेचर में, उसी तरह से रिप्लेनिशेबल होता है आपका पानी भी, आपको रिप्लेनिशेबल होता है नेचर के द्वारा, है ना। ये नहीं होता कि क्या क्रॉप और प्लांट की वजह से रिप्लेनिश होता है। जैसे क्रॉप और प्लांट नेचर में दोबारा से अपने आप निकल जाते हैं ना, उसी तरह से नेचर जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिप्लेनिश करती है, उसे भी बनाती है। However, even these resources may be overused। हालांकि ये रिसोर्सेज को ओवर यूज़ आप कर सकते हैं क्रॉप और प्लांट को, लेकिन उदाहरण के तौर पे इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन वाटर इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। अगर उदाहरण के तौर पे प्लांट और क्रॉप को तो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिस दर से रिप्लेनिश होता है रेन, बारिश के द्वारा, क्योंकि बारिश होकर ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होता है ना, लेकिन उस दर से ज़्यादा आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे उस रिसोर्स का, तब तो आपका समझ लीजिए कि एग्जॉस्ट होना तय है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन क्या होते हैं, जिसको कि आप कुछ ही सालों में इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर दें, एग्जॉस्ट कर दें। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। हमारे पास फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ पर, जिसको कि तुरंत से रिप्लेनिश नहीं हो सकता, उसके लिए लाखों साल लगेगा, है ना। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हम लोगों ने कई ऐसे नए रिसोर्सेज को खोजा है जो पहले हम लोग नहीं जानते थे। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक। नए सोर्स पता चलने से वो हम लोग स्टॉक के तौर पर उसे
उसे ऐड करके रखते हैं कि भविष्य में उसका इस्तेमाल होगा। नो हाउ टेक्नोलॉजी अब पता चलेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। याद करें ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में स्टॉक रिजर्व के बारे में दिया हुआ है। हाउ एवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, लेकिन समय जब बीतता जाएगा तो ये भी एक दिन एग्जॉस्ट यानी ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए आपको टेबल दिया हुआ है, ये बताता है स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल है ना। क्रूड ऑयल का रिजर्व आपको 2017 में इतना मिलियन बैरल है। नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट, इतने साल में ये ख़त्म होने को कगार पर है। तो ये आपको दिया हुआ है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। एक समय आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम लोग को देख करके चलना पड़ेगा, है ना। तो इस पार्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ये क्रूड ऑयल वाला पार्ट है इसमें भी सस्टेनेबिलिटी वाला है। 50 द रिजर्व वुड लास्ट ओनली फॉर 50 ईयर, वर्ल्ड में देख लो 50 साल में आपको ऑयल रिजर्व्स ख़त्म हो जाएगा। कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव, भारत इंपोर्ट कराता है ऑयल बाहर से क्योंकि उसके पास इतना स्टॉक नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, है ना। ऑयल का प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ता है इसका बर्डन हर भारतीय पर आपको पड़ता है, सरकारों पर पड़ता है, उसका इनडायरेक्टली हर भारतीय पड़ता है। ऐसे भी कंट्री हैं जैसे यूएस टाइप का जिनके पास लो रिजर्व है और हेंस वो चाहते हैं और सिक्योर करें ऑयल का मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू, है ना। अपने सैनिक इराक में हमला कर दिया तो कभी सीरिया पे हमला कर दिया तो कभी अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया, तो जो ऑयल वेल्स है उस पर मिलिट्री की सहायता से कब्जा कर लेते हैं, है ना, या इकोनॉमिक पावर दिखा करके तेल के कुओं के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो देखो इसका मकसद क्या है कि ये हमेशा के लिए नहीं है ऑयल, आपको सब्स्टिट्यूट पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। तो एग्जॉस्ट होते हुए इनके पास अब ये लिमिटेड टाइम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल, इसको देख लेते हैं। Consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries। जो environmental degradation होता है यानी पर्यावरण में जो गिरावट आता है जो उसके क्वालिटी में, है ना, वो कहीं ना कहीं नेशन या स्टेट बाउंड्री तक में सीमित नहीं है ना। ये दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, ये सिर्फ किसी एक क्षेत्र या कोई किसी राष्ट्र तक सीमित नहीं है। आवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर, हमारा फ्यूचर जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसा करें जिसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को छोड़ें, है ना, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बारे में हमें ये समझना होता है। तो इस पर साइंटिस्ट गंभीर विचार करते हैं। कौन कौन भाई साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं या अदर सोशल साइंटिस्ट जो है सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। अच्छा, सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो क्वेश्चन है डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस का वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब 12 महीना यानी सतत रहेगा, हमेशा के लिए। एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। हमेशा हम एक समाज का एक सदस्य होने के नाते या एज ए इंडिविजुअल अकेला पहचान होते हुए हमें ये हमेशा पूछना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, है ना। व्हाट वी विश टू बिकम, हम लोग क्या बनना चाह रहे हैं, और व्हाट आवर गोल्स आर, हम लोग का लक्ष्य क्या है। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज, तो विकास पर ये जो वाद विवाद है ये चलता रहेगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो पढ़ना जरूर एनसीईआरटी से ही पढ़ना, कोई और किताब नहीं उठा लेना, ध्यान रखना। आप एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। समझने के लिए किसी और पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, लेकिन पढ़ने का है तो एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के लिए देख सकते हैं जहाँ से भी, ठीक है। और लाइन बाय लाइन पढ़ना। मेरे इस वीडियो को आपने देख लिया है तो समझ आ गया होगा, पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया आसान से आसान शब्दों में। दोबारा अगर देखने का मन हो तो दोबारा भी देख सकते हैं।
सकते हैं इस पूरे वीडियो को। और जो भी आपके साथी हैं, स्कूल हैं, कोचिंग है, जहाँ भी हैं, इस वीडियो को आप दे सकते हैं, जिससे कि वो इस चैप्टर के साथ तालमेल बैठा करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अपने यूटी है, आपको हाफ ईयरली है, एनुअल है, उसमें बेहतरीन मार्क्स सिक्योर करते हैं। जो कंपटीशन के लिए जो लोग बच्चे देख रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सीयूईटी, उसके पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पूरे चैप्टर में से जो फैक्ट है उसको एक जगह कहीं लिखिए। अब मैंने समझा दिया है, उसको नोट डाउन करके रखिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके जिस भी कंपटीशन को आप देना चाह रहे होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग युवान एडुसर्व। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अक्रॉस इंडिया हम लोग को इसको फैलाना है। याद रखिए, आपसे जो भी हमें मिलेगा उसे हम गरीबों को दान करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आंसू को पोंछेंगे। देश बड़ा है, हम लोग को मदद करना है एक दूसरे को, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स टू द डोनेटर्स जिन्होंने हम लोग को डोनेट किया था हमारे विजय किरण फाउंडेशन के तहत जो भी हम लोग काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो भी डोनेट करना चाहें प्लीज़, आपका दिल से स्वागत है, जिससे कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। हम लोग के पास भी लिमिटेड रिसोर्स है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के हर हिस्से तक में हम लोग मदद कर सकें, और मदद ऐसा हो जिससे उसका लाइवलीहुड चल सके, ना कि सिर्फ 1-2 दिन का खाना खिला करके। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं साथ मिल करके कुछ नए टॉपिक के साथ अगले बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और युवान एडुसर्व पे में आपके दोस्त और होस्ट नागेश श्रीवास्तव से फिर मिलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। फिर मुलाकात होगी, है ना। बाय बाय।